सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आवर टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट रेशो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशंस। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि रेशो क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ रेशो, रेशो क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास रेशो किस चीज़ को कहते हैं? दो क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। तो आपके पास जब दो क्वांटिटीज़ हो, उनको कंपेयर करें तो वो उनका जो कंपैरिजन है या रिलेशन है आपस में, वो क्या कहलाएगा? रेशो कहलाएगा। तो रेशो इज़ अ वे टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। मैं बताता हूँ आगे चल कर के कैसे हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपके पास जब दो क्वांटिटीज़ हो, इनको बाहमी आपस में कंपेयर करें तो ये कंपैरिजन क्या होगा? रेशो कहलाएगा। रेशो को लिखने का तरीका क्या है? रेशो को डिफरेंट तरीक़ों से हम लिखते हैं। मिसाल के तौर पर ए रेशो बी, इस तरह भी लिख सकते हैं, ए टू बी या ए ओवर बी। तो डिफरेंट फॉर्म्स में इसको लिखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए रेशो बी इस तरह भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ए टू बी भी लिख सकते हैं आप इसको, और ए ओवर बी के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये इसके लिखने के तरीके। नेक्स्ट आपके पास क्या है? नेक्स्ट इस रेशो में आने वाले दो नंबर्स है, एक पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है। जो पहले आ रहा है उसको फर्स्ट टर्म कहते हैं और फर्स्ट टर्म को एंटीसीडेंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज एंटीसीडेंट। और जो बाद में आने वाला है सेकंड टर्म है, उसे कंसीक्वेंट कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सेकंड टर्म है उसे कंसीक्वेंट कहते हैं और जो फर्स्ट टर्म है उसे एंटीसीडेंट कहते हैं, जो रेशो में आता है। लेकिन ये जहन में रखना कि जब हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर है उसे नुमरेटर कहते हैं। ठीक है, नुमरेटर कहते हैं और इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज डिनोमिनेटर। सो आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में फ़र्क है और एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट में भी फ़र्क है। आपके पास रेशो में इनको एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट कहते हैं, और जब आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं इनको। इसकी मैंने कहा कि दो क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, इफ़ देयर आर 2 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस, द रेशो ऑफ द एप्पल्स टू ऑरेंजेस इज़ 2:3। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कार्टन है जिसमें एप्पल्स भी मौजूद है और ऑरेंजेस भी मौजूद है। अगर हम कहें कि उस जो कार्टन है उसमें जो एप्पल और ऑरेंजेस का रेशो है वो 2/3 है, तो 2:3 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 एप्पल्स के लिए 3 ऑरेंजेस होंगे। ठीक है, या 3 ऑरेंजेस के लिए 2 एप्पल्स होंगे। तो ये आपके पास क्या है? इनका रेशो है या इनका बाहमी कंपैरिजन है कि वो एक दूसरे के मुकाबले में कितनी तादाद में या मकदार में होंगे। ठीक है, कुछ की पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल रेशो में हम क्या करते हैं? इट इज़ अ कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़। इसमें क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। जब सिंप्लीफिकेशन यानी इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में जब रेशो को लिखेंगे तो यूनिट्स मस्ट बी सेम। जब इसको रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पर इनके यूनिट सेम होनी चाहिए। कैन बी सिंप्लीफाइड लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की तरह ये भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ऑर्डर मैटर्स एयर, यहाँ पर ये जो दो रेशोज़ है ये आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो 2:3 है वो बराबर नहीं है किस चीज़ के? 3:2 के। यानी ऑर्डर को आप चेंज करेंगे, जो 3 है उसको पहले लेकर आए, जो 2 है उसको बाद में लेकर जाए, तो इससे जो रेशो है वो इक्वल नहीं रहेगा बल्कि वो चेंज हो जाएगा। तो जिस तरह हमने यहाँ पर कहा कि 2 एप्पल्स के लिए 3 ऑरेंजेस है, अगर हम ये कहें कि 3:2, इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि 3 एप्पल्स के लिए 2 ऑरेंजेस है। सो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है। तो ऑर्डर मैटर करता है इस केस में। ठीक है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आ रेशो, रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? देखिए आपके पास यहाँ पर एक रेशो है, आई मीन 3 नंबर्स का। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेशो के फॉर्म में लिखा हुआ है, 3 क्वांटिटीज़ है। इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो आप सिंपल इसको नंबर पर डिवाइड करें। ये तीनों कौन से नंबर पर डिवाइड हो सकते हैं? 2 पर हो सकती है, 5 पर हो सकती है, ठीक है, 10 पर हो सकती है। तो जिस नंबर पर ये आसानी से आई मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकता है उसी पर डिवाइड करें। तो जो सबसे बड़ा नंबर है जिस पर ये सारे डिवाइड हो सकते हैं उस पर डिवाइड कर दें, लेकिन सबको करना है। ठीक है, तो 10 के टेबल पर अगर डिवाइड करें तो 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30 और 10 5 ज़ा 50। क्या ये मज़ीद किसी नंबर पर डिवाइड हो सकता है 1 के अलावा? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये इसका क्या कौन सा फॉर्म है? ये इसका सिंपलेस्ट, या आप इसको कह सकते हैं रिड्यूस्ड, या इसको आप कह सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो ये हमने इसको क्या किया?
कन्वर्ट किया सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस तरह वो आपको दे सकता है, आपने कन्वर्ट करना है। जब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वहाँ पर क्या करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इस तरह का हो, ठीक है, 1:2, 3/4, रेशो 5/6, अगर इस तरह का रेशो हो तो उसको क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। कौन से का, 2, 4 और 6 का एलसीएम लेना है, 2, 4 और 6 का। सो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 2 1 2, 1 और 3 डिवाइड नहीं हो सकता, एज इट इज़ लिखे, ठीक है। 3 1 3, 1 और 1। सो यहाँ पर आपके पास ये क्या आएगा, 2 2 4, 4 3 12। तो एलसीएम इनका आपके पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। आपने क्या करना है, जब आपके पास एलसीएम आ जाए तो आपने सबको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब फ्रैक्शन का केस हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सारे जो जितने भी टर्म्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। सो 12 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है 1/2, रेशो 12 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, रेशो 12 मल्टीप्लाइड बाय 5/6। इस तरह आपने मल्टीप्लाई किया। अभी कैंसिल करें, 2 1 2 6 सो 6 1 6, और फिर रेशो 4 1 4 3 सो 3 3 9, और फिर 6 1 6 2 सो 2 5 10। ये आ गए आपके पास इनका। ये मज़ीद किसी सेम नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकती है, तो ये इनका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। ये इनका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। और इस तरह हम इनको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने बताया आप लोगों को कि जब फ्रैक्शन का केस है तो वहाँ पर सबसे पहले एलसीएम लेना है, उसके बाद एलसीएम से सारे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। आगे अगर ये रिड्यूस हो सकती है तो रिड्यूस कर देना है, ठीक है। इस तरह आप फाइंड कर सकते हैं। आपके पास अगर डेसिमल किस्म का नंबर हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर डेसिमल टाइप के नंबर्स हैं, तो इनका जो पॉइंट है वो ख़त्म कर देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपके पास 0.6 रेशो 0.9 है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है। तो अगर 1 हुआ, 1 डिजिट हुआ, 1 डिजिट हुआ तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दोनों को। अगर 2 डिजिट्स हुए तो फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 डिजिट्स हुए तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 डिजिट्स हुए पॉइंट के बाद तो आपने 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, इस तरह, ताकि उसका जो पॉइंट है वो ख़त्म हो जाए या शिफ्ट हो जाए, ठीक है, लास्ट में। मिसाल के तौर पर जब हम 0.9 को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, तो फिर ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आता है, तो ये फिर किस 9 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 0.6 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो ये क्या होगा, यहाँ से पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, यहाँ से पॉइंट इधर शिफ्ट होगा, तो ये 6:9 बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद। अभी ये 3 के टेबल पर कैंसिल हो सकते, मतलब रिड्यूस हो सकते हैं, तो 3 2 6, 3 3 9, ये आपके पास क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखिए कि अगर एक में फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हो कि 0.6 रेशो 0.09, अगर इस तरह हो तो फिर क्या करना है, ठीक है। एक में 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, और एक में, तो जिसमें पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स होंगे उसी हिसाब से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका पॉइंट ख़त्म करना है, ठीक है। तो पॉइंट को इधर शिफ्ट करवाने के लिए दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 3 डिजिट्स हुए पॉइंट के बाद, 3 डेसिमल डिजिट्स हुए, तो आपने फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों साइड्स को करना है, ठीक है। तो एंड सो ऑन, ये आपके पास क्या आएगा, ये इस तरह होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एग्जाम्पल 4। देखिए एग्जाम्पल 4 में क्या है कि 1 मीटर रेशो 50 सेंटीमीटर, अगर इस तरह का हुआ तो इसको कैसे मतलब कन्वर्ट करना है। प्लीज़ यहाँ पर सबसे पहले यूनिट को सेम कर देना है। यूनिट को कैसे सेम करते हैं, 1 मीटर रेशो 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो फिर ये सेंटीमीटर किस चीज़ के बराबर है, 1/100 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। और फिर आपके पास क्या है, 100 1 ज़र, सॉरी 50 1 ज़र, 52 ज़र 100, सो ये आपके पास 1 मीटर रेशो 1/2 मीटर। अभी ये अगेन आपके पास इस 2 को ख़त्म करना है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 2 × 1 मीटर, और फिर 2 × 1/2 मीटर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़र 2, सो 2 मीटर रेशो 1 मीटर। ये आपके पास क्या है, आपके पास इनका रेशो फॉर्म है, ठीक है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इस तरह हम इसको कन्वर्ट करते हैं। मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, आपके पास क्या है, मिसाल के तौर पर 1000 ग्राम्स रेशो
1000 ग्राम्स रेशो 6 किलोग्राम्स, ठीक है। अभी देखिए आपके पास यूनिट्स डिफरेंट है, एक में क्या है, एक में ग्राम है और एक में केजी है, किलोग्राम है। तो किलोग्राम और ग्राम दोनों डिफरेंट है। इनके सबसे पहले क्या करना है, यूनिट्स को सेम कर देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि किलो का मतलब है 1000। सो के का वैल्यू 1000 है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1000 ग्राम इज एंड रेशो 6 मल्टीप्लाई बाय के की जगह पर क्या लिखे 1000 लिखे, ठीक है। सो आपके पास मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1000 ग्राम रेशो 6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6000 ग्राम। अभी देखिए दोनों में ग्राम है तो दोनों को डिवाइड करें, 1000 पर डिवाइड हो सकती है तो 1000 पर इस साइड को भी डिवाइड करें, ठीक है, और 1000 पर इस साइड को भी डिवाइड करें तो ये आएगा 1 ग्राम रेशो 6 ग्राम। ये आपके पास क्या है, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ऐसे सिचुएशन में जब यूनिट्स डिफरेंट हो तो उस केस में आपने क्या करना है, उस केस में आपने इनके जो यूनिट्स हैं उनको सेम कर देना है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर हमने किस तरह इस क्वेश्चन को किया। आई होप सो के बाकी आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ प्रोपोर्शन। रेशो को तो हमने डिस्कस किया, दो नंबर्स के कंपैरिजन को कहते हैं। अभी बात करते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। देखिए प्रोपोर्शन का मतलब है कि प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज द टू रेशोज आर इक्वल। प्रोपोर्शन दो रेशोज के कंपैरिजन को हम कहते हैं। वहाँ पर हम दो नंबर्स के कंपैरिजन को हम रेशो कहते थे, क्वांटिटीज़ के कंपैरिजन को हम रेशो कहते थे। तो दो रेशोज़ के कंपैरिजन को या इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन कहते हैं। देखिए आपके पास एक रेशो जी है और एक रेशो जी है, दोनों इक्वल है तो इसका मतलब है ये प्रोपोर्शन में है। अगर दो रेशोज़ इक्वल होंगे तो इसका मतलब है वो प्रोपोर्शनल होंगे या प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। या इनका आपस में जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन जब करेंगे आप तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पर इक्वलिटी दरम्यान में लिख सकते हैं या 4 डॉट भी दे सकते हैं, इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। फ़र्क क्या है, यहाँ पर 4 डॉट दिया गया, यहाँ पर इक्वलिटी। तो आप दोनों से या इसके अलावा A/B एंड C/D के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। मैंने कहा कि ये अभी देखिए A/B इज़ इक्वल टू C/D है, आप इसको लिख सकते हैं A/B इज़ इक्वल टू C/D, इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोपोर्शन। अभी देखिए ये एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन की, बोथ रेशोज आर इक्वल देयरफॉर दे आर इन प्रोपोर्शन। अभी इसमें एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताने लगा हूँ, वो क्या है, आपके पास जिस तरह वहाँ पर एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट के टर्म्स थे, यहाँ पर भी एक चीज़ समझने वाली है, ठीक है। जो इस दरमियान में नंबर्स आते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शन के ये मिडल में नंबर्स आते हैं, ठीक है, इनको कहते जो, और एक वो टर्म्स जो लास्ट में आते हैं, जो एंड पॉइंट्स पर आते हैं, उनको हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। जो मिडल में आते हैं उनको बी और सी, उनको हम क्या कहते हैं, मीन्स। तो आपके पास ये दो जो क्वांटिटीज़ है बी और सी, इनको मीन्स कहते हैं। ये जो ए और डी है इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। तो जब भी आपने इक्वलिटी को चेक करना है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करके चेक करना है। हमने कहा कि ये दोनों प्रोपोर्शन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6। अभी देखिए प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कार्नर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 इज इक्वल टू 4 3 12। अभी देखिए दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, सो दैट्स वाई दे आर द रेशोज आर इक्वल, देयरफॉर दे आर इन प्रोपोर्शन। ये दोनों किस चीज़ में है, प्रोपोर्शन में है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल इन जो रेशो में प्रोपोर्शन में 4 क्वांटिटीज़ आती है, अगर उनमें से एक मिसिंग हो, मिसाल के तौर पर अगर इस तरह हो 3/5 इज इक्वल टू 6/x। अभी देखिए यहाँ पर x का मतलब एक अननोन है, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है, ये मीन्स है और वो एक्सट्रीम्स है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। देखिए प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये एक्सट्रीम्स 3x बनेंगे और 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 आएगा। तो दोनों साइड्स को 3 पर डिवाइड करें, ठीक है, ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 1 3 2 6 और 5 2 10। सो ये आपके पास x का वैल्यू है। अगर x की जगह पर यहाँ पर अगर हम 10 रखेंगे
तब जाके वो दो रेशोज़ प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल है यहाँ पर, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह का हुआ तो उसमें हम एक्स को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए हमारे पास है यहाँ पर ये रेशो ये, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x+3 ओवर की फॉर्म में इसको लिखे, ठीक है। x+5 इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर है, ये या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3/4 इस तरह लिखे, आपकी मर्ज़ी, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो प्रोडक्ट ऑफ, आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 4 × 2x+3 इज इक्वल टू 3 × x+5, इस तरह आपने लिखा। अभी इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो आपके पास ये 4 2 ज़र 8, ये 8x प्लस 4 3 ज़र 12, ये 12 इज इक्वल टू 3x, और फिर प्लस 3 5 ज़र 15, ये इस तरह आया। अभी देखिए आपने क्या करना है, 3x को इधर, जो x वाले हैं उनको एक तरफ शिफ्ट करें, जो बगैर x के है वो एक साइड पर। तो 8x यहाँ पर ज़्यादा है, तो नेक्स्ट 3x को इधर शिफ्ट करते हैं, तो -3x हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास 15, इसको इधर शिफ्ट करें, ठीक है। तो ये -12, आपके पास 8x में से 3x अगर आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। और 12 में से अगर 15 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। x फाइंड करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 3/5, यानी x का ये वैल्यू अगर हम पुट करें इसमें, तो तब जाके ये दोनों रेशोज़ क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। और इस तरह इनको हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। इस तरह इनके वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के टाइप्स क्या है, एक है आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम किस चीज़ को कहते हैं, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द अदर क्वांटिटी, व्हेन वन क्वांटिटी डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। अगर एक क्वांटिटी में इजाफा करेंगे तो उसके इजाफे की वजह से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, अगर एक क्वांटिटी में कमी करेंगे तो उसकी वजह से दूसरा क्वांटिटी भी कम होगा। तो ऐसा जो रिलेशन होगा उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पर इसकी अगर हम मिसाल ले लें, मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर है, इसकी एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ़ 5 kg ऑफ राइस कॉस्ट्स 400, अगर चावल के 5 kg अगर उसकी कीमत 400 बनती है, ठीक है। तो हाउ मच विल 8 kgs कॉस्ट, 8 kg के कितने मतलब बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप 5 किलोग्राम, मतलब यहाँ पर मास एक क्वांटिटी है, कॉस्ट प्राइस दूसरा क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जब भी जो मास है उसको अगर बढ़ाएंगे, केजीज़ को अगर बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, अगर केजीज़ को कम करेंगे तो कॉस्ट भी कम होगा। तो इसका मतलब है कि केजी वो क्वांटिटी है जिसको बढ़ाने से नेक्स्ट क्वांटिटी प्राइस खुद ब खुद बढ़ जाता है, इसको कम करने से वो खुद ब खुद कम हो जाता है। तो इसका मतलब है ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर लिखेंगे मास, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट, ठीक है। और मास क्या है, पहला आपके पास 5 kg है, और आपके पास कॉस्ट क्या है 400 है, और फिर मास क्या है 8 kg है, और कॉस्ट अननोन है, तो उसके लिए आप x लिखें। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो दोनों एरो सेम डायरेक्शन में लगाए। देखिए अभी 5 से 8 की तरफ मैंने लगाया है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि एक में इजाफा की वजह से दूसरे में भी इजाफा होगा, ठीक है। एक में कमी की वजह से दूसरे में भी कमी होगा, तो आप एरोज़ को सेम डायरेक्शन में लगाएं। अभी देखिए ये 5 से 8 की तरफ एरो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 5/8, सबसे पहले 5 को लिखें फिर 8 को लिखें, इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 400/x। अभी ये उस तरह का क्वेश्चन बना जो आपने ऊपर हल किया है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आपके पास क्या होगा 5 × x, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या होगा 8 × 400। अभी आपने x फाइंड करना है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5, दोनों साइड्स को 5 पर डिवाइड करें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 5 1 ज़र 5 8 ज़र 40 0, तो आपके पास क्या है 8 × 80, और 8 8 ज़र 64 और 0, तो आपके पास इनका जो प्राइस है वो कितना आ रहा है 640। ये आपके पास क्या है, इनका कॉस्ट प्राइस है, यानी आप
जो शुगर के केजीज़ 5 थे उनको अगर 8 करेंगे तो कीमत उनकी क्या बनेगी फिर 640 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन किस चीज़ को कहते हैं? देखिए यहाँ पर अभी जो हमने डिस्कस किया, हमने कहा कि एक क्वांटिटी में इजाफे की वजह से दूसरे क्वांटिटी में इजाफा होगा और एक में कमी की वजह से दूसरे में भी कमी होगा। अब यहाँ पर जो इन्वर्स प्रोपोर्शन है उसमें हम ये कहते हैं कि व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगा द अदर डिक्रीजेस, तो दूसरा डिक्रीज होगा। जब एक क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज होगा, यानी एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा कम होगा और एक के कम होने से दूसरा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर आपके पास एक काम को करने के लिए कुछ वर्कर्स हैं और आप अगर वर्कर्स की तादाद बढ़ाएंगे तो वक्त कितना लगेगा? कम लगेगा। अगर वर्कर्स की तादाद कम करेंगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा। लिहाजा आपके पास ये दोनों, जो आपके पास नंबर ऑफ़ वर्कर्स है और टाइम है, ये दोनों जो आपके पास है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। हम एक एग्जांपल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन भी देखते हैं ये किस तरह का है। ठीक है, आकार ट्रेवल 60 किलोमीटर्स इन 1 आवर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 5 आवर्स एट द सेम स्पीड। तो ऑब्वियसली एक घंटे में अगर 60 किलोमीटर यू कैन से ट्रैवल करती है तो फिर 5 घंटों में तो ज़्यादा ट्रैवल करेगा। तो इसका मतलब है कि टाइम बढ़ाने से किलोमीटर्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, दीज बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, आपने खुद सॉल्व करना है। आपके पास जो इन्वर्स प्रोपोर्शन का कोई क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 10 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। 10 बंदे हैं वो एक काम को 12 दिन में ख़त्म कर सकती है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक 15 वर्कर्स टू डू द सेम जॉब। तो आपके पास देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है वर्कर्स, आपके पास वर्कर्स और फिर आपके पास डेज, ये दोनों क्वांटिटीज़ है आपके पास। वर्कर्स कितनी है? 10 है और कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। फिर आपके पास वर्कर्स आपने बढ़ा दिए, 10 में से 15 कर दिए, तो फिर कितने दिन लगेंगे हमें मालूम नहीं है, एक्स रख दिया। देखिए यहाँ पर आपके पास वर्कर्स आपने बढ़ा दिए हैं तो इसका मतलब है फिर डेज कम लगेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एरोज़ आप उलट में लगा दें। ठीक है, क्या करेंगे? उलट में लगा देंगे, क्योंकि एक के बढ़ाने से दूसरा कम हो जाएगा। तो अभी एरो के डायरेक्शन में आप इनका रेशो लेके, ठीक है, पहले 10 को फिर 15 को, क्योंकि 10 से 15 की जानिब एरो है, इज इक्वल टू यहाँ पर x से 12 की जानिब है तो x रेशो 12। अभी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर दें तो आपके पास ये आपके पास क्या है? 15 इंटू एक्स, तो ये बनेगा 15x। ठीक है, इज़ इक्वल टू 12 इंटू 10। ओके, इस तरह बना। अभी आप दोनों साइड्स को 15 पर डिवाइड करें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 15। क्यों करना है? क्योंकि हमें x मालूम करना है। तो x इज़ इक्वल टू क्या बना? 5 के टेबल पर कैंसिल हो सकते हैं तो 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। सो ये 4 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 4 2 ज़र 8, यानी आप अभी इनको कितने दिन लगेंगे? 8 डेज लगेंगे। तो इस तरह हम इन्वर्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये एक और क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। ठीक है, यू शुड सॉल्व दिस वन योरसेल्फ। A group of students completes a task in 18 hours. If 6 students do the same work instead of 9 students, how much time will they take? ये आपने खुद करना है और अगर हो सका तो कमेंट सेक्शन में आप बता दें। वैसे भी आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि रिस्पांस कुछ मुझे आज तक नहीं मिला है। तो आपके पास क्या है? ये आपने एक क्वेश्चन ये करना है और एक मैंने ऊपर छोड़ा था आप लोगों के लिए। अभी देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसमें आपने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास 3 गिवन है क्वांटिटीज़, एक 2x है, एक x प्लस 1 है और एक 3x है। ठीक है, तो आपके पास पहले 2x को लिखा, फिर रेशो x प्लस 1, फिर 3x जो अननोन है उसको आपने y का नाम दिया है। तो वही तरीका अपनाएंगे। ठीक है, जो ऊपर मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा 2xy प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स प्लस 1, ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अभी आपने y फाइंड करना है तो ये 2x ख़त्म करना है यहाँ से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2x, दोनों साइड्स को आप क्या करेंगे? 2x पर डिवाइड करेंगे तो ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y बच जाएगा, यहाँ पर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3/2 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपके पास y की वैल्यू है। यानी यहाँ पर अगर y की वैल्यू अगर ये रख देंगे तो तब जाके ये
प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह फाइंड करते हैं, अगर मिसिंग हो तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जहन में रखें कि जो वेरिएबल आपको गिवन है उसे डिफरेंट वेरिएबल यहाँ पर रखना है। जैसे कि इनमें एक्स इन्वॉल्व था तो हमने वाई वेरिएबल अननोन के लिए पुट किया, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। जो मीन प्रोपोर्शनल है उसे फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आपके पास सिर्फ दो गिवन होंगे, ठीक है, क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ गिवन होंगे। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए मीन प्रोपोर्शनल जो दरमियान वाले थे उन काम कह रहे थे कि ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमने कहा था। तो ये मीन प्रोपोर्शनल के लिए मिडल वाले टर्म्स को फाइंड करना है। तो आपके पास क्या है, एक्स, अभी इसके लिए भी वाई रखना है और इसके लिए भी वाई रखना है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मीन आता था, ठीक है। तो आपके पास ये x प्लस 4, अभी दोबारा आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कर देंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 4। अभी देखिए हमें y फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इस तरह भी लिख सकती है, या y इज इक्वल टू आपके पास इस तरह, आप इसको x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर आ जाएगा, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। ये आपके पास y की वैल्यू है, यानी मीन की जगह पर, यहाँ पर मीन में जो y है उसकी जगह पर अगर आप ये वैल्यू रखेंगे, दोनों y की जगह पर आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास ये प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह मीन प्रोपोर्शनल और ऊपर मैंने जो बताया फोर्थ प्रोपोर्शनल, इस तरह हम फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, ये सिंपल है, आपने सिर्फ इनको समझना है, ठीक है, मुश्किल नहीं है। इनमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं छोटी छोटी, इनको समझना है। देखिए थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो हमें क्या बताता है, स्वीप द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ रेशोज। जो दोनों रेशोज हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को आपस में चेंज करना है। देखिए आपके पास क्या है, इफ़ 4 क्वांटिटीज एंड इन प्रोपोर्शन, तो वो इस तरह लिखेंगे इनको आप, ठीक है। ये क्या होगा, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। आपने क्या करना है, अगर इस पर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करना है तो इसके लिए आपने इनके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज करना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज करना है। मतलब a को b के साथ, b को a की जगह पर ले जाना है, c को d की जगह पर ले आना है और d को उलट लिख देना है, इसका सिंपल, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, b ओवर a इज इक्वल टू d ओवर c। तो रेशो क्या बनेगा, b रेशो a इज इक्वल टू d रेशो c। तो ये दोबारा भी प्रोपोर्शनल होंगे आपस में, ठीक है, प्रोपोर्शन में होंगे। तो लिहाजा ये हमारे पास थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, यानी इसको अप्लाई करने के बाद जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ख़त्म नहीं होता है बल्कि वो बरकरार रहता है। तो आप देख सकते हैं b रेशो a इज एंड d रेशो c, ये आया। अभी अगर आप इसके ऊपर अप्लाई करें, देखिए ये आपके पास क्या है, अभी इसको चेक करते हैं कि किस तरह मतलब आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। आपके पास क्या है, 2 रेशो 3 इज इक्वल टू 4 रेशो 6, इस तरह है आपके पास। अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अगर इनका मालूम करें कि ये प्रोपोर्शनल में है नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 2 6 12, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 3 4 12, दोनों बराबर है, इसका मतलब प्रोपोर्शनल में है। हमने अभी क्या बताया कि अगर इनके जो नोमरेटर और डिनोमिनेटर है या एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट है, इनके प्लेसेस को चेंज करें तो 2 ओवर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 4 ओवर 6। अभी इसको चेंज करना है तो ये 3 ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 4 बनेगा। अभी आप इसको अगर लिखे तो 3 रेशो 2 इज इक्वल टू 6 रेशो 4। अभी दोबारा आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, 2 6 12, 3 4 12, सो 12 इज इक्वल टू 12 दोबारा आपके पास सेम आ रहा है। सो इसके मतलब नोमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमरेटर में चेंज करने से जो प्रोपोर्शनलिटी है वो ख़त्म नहीं हो रहा है बल्कि बरकरार है। तो ये जो थ्योरम है इसको जब अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है हम थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, नोमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को नोमरेटर के साथ दोनों रेशोज में हम चेंज करते हैं। आपके पास इस तरह का एक क्वेश्चन है, आपने इसमें क्या करना है, मिसाल के तौर पर अगर वो आपको ये क्वेश्चन दे दिया और कहे कि इस पर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो अप्लाई करें, तो आपने क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x ओवर x प्लस 5। तो इसका मतलब है आपने उलट कर देना है इन फ्रैक्शंस को, ठीक है। x प्लस 3 को ऊपर लेकर आए, x प्लस 1 को नीचे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर x प्लस 5 लिखा और यहाँ पर 2x।
अभी इसका मतलब है आपके पास जो नेक्स्ट बनेगा आफ्टर थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो, तो x+3/x+1 इज इक्वल टू x+5/2x, ये आपके पास इनका आंसर बनेगा, ठीक है, आफ्टर अप्लाइंग थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में हम क्या करते हैं, एंटीसीडेंट्स विद एंटीसीडेंट्स एंड कंसीक्वेंट्स विद कंसीक्वेंट्स, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट्स को चेंज करना है, ठीक है। अभी इसमें क्या करते हैं, 4 क्वांटिटीज़ आर इन प्रोपोर्शन, अगर 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है तो आपने क्या करना है, देन आफ्टर अप्लाइंग अल्टरनेंडो अप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास ए है और डी है इनको फिक्स रख दो। आपने क्या करना है, ये जो सी है उसको बी की जगह पर लेकर आओ और जो बी है उसको सी की जगह पर लेकर आओ। देखें, बी को इधर शिफ्ट किया, सी को इधर शिफ्ट किया, तो ये आपस में शिफ्ट हो गए। तो सिंपल है, आपने ये करना है कि जो यहाँ पर आपके पास है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पर ये एग्जांपल है 2:3, ठीक है, 2:3 इज इक्वल टू 4:6, तो इसमें आपने क्या करना है, जब इस पर थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो अप्लाई करेंगे तो इन दोनों को आपस में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2:4 बनेगा इज इक्वल टू 6:3 बनेगा, सॉरी ये बनेगा 3:6 बनेगा, ठीक है, 3:6 बनेगा। अभी आप दोबारा इसको अगर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एक्सट्रीम्स कर देंगे तो आंसर सेम आएगा। तो ये हमने इसके ऊपर अप्लाई किया थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। अगर इस तरह का केस हुआ तो इसमें भी यही करना है, आपने क्या करना है कि आपके पास इन दोनों का रेशो है, इन दोनों का, तो आपने इसको इधर लेकर आना है, इसको इधर इसकी जगह पर शिफ्ट करना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना है, इस पर थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो अप्लाई करने के लिए x+3 को इधर लेकर आए, 2x को इसकी जगह पर लेकर आए, तो आपने इसको एज इट इज़ लिखा, x+1 जैसे था वैसे ही लिखा, ये जो x+3 है इसकी जगह पर इसको लाया तो 2x यहाँ पर लिखा, फिर इसको इसकी जगह पर ले आया तो x+3 और ये x+5 एज इट इज़, तो ये दोनों क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक है। कार्नर वाले जो है आपके पास फिक्स रहेंगे, सिर्फ इनको आपस में क्या करना है, चेंज करना है, और इसका मतलब है आपने इस पर थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो अप्लाई किया है। नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो में क्या है, ऐड एंटीसीडेंट एंड कंसीक्वेंट, एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट को आपस में जमा करना है। देखिए, ये एंटीसीडेंट है, ये कंसीक्वेंट है, ये एंटीसीडेंट है, ये कंसीक्वेंट है। तो पहले में आपके पास क्या है, ए है तो यहाँ पर आपने a+b कर दिया, यहाँ पर c है तो आपने c+d कर दिया, तो सिर्फ प्लस करना है, यानी b को a के साथ प्लस करना है, c को d के साथ, d को c के साथ प्लस करना है। बाकी आपने कौन से फिक्स रखने हैं, b फिक्स रखना है और d फिक्स रखना है, इनको चेंज नहीं करना है। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास अगर ये क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या है, 2:3 इज इक्वल टू 4:6, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास 2 के साथ 3 को प्लस करेंगे तो 2+3, फिर 3 को फिक्स रखेंगे, फिर 4 के साथ 6 को प्लस करेंगे, फिर 6 को फिक्स रखेंगे, तो ये 2+3 5 बनेगा और ये 10 बनेगा, तो ये दोबारा प्रोपोर्शनल में होंगे, ठीक है। इसका मतलब है हमने इस पर थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो अप्लाई किया। और इसी तरह आपके पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इस पर अगर हम अप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, ठीक है। आपके पास क्या है, x+1 रेशो x+3 इज इक्वल टू 2x रेशो x+5। अगर इस पर अप्लाई करना है तो क्या करेंगे आप, मैंने कहा कि पहले वाले के साथ दूसरा प्लस करना है, तो x+1 प्लस x+3 फिर रेशो x+3 ये फिक्स रखना है, इज इक्वल टू 2x प्लस x+5 रेशो x+5 ये फिक्स रखना है। अभी इसको सिंप्लीफाई करें, ये x और x जमा होंगे तो ये बनेंगे 2x, 1 और 3 जमा होंगे तो ये बनेंगे 4, फिर रेशो x+3 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में जमा होंगे तो ये बनेंगे आपके पास क्या बनते हैं 3x, ठीक है, और फिर +5 रेशो x+5, ये आपके पास क्या बना, ये आफ्टर थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो इसको इस पर अप्लाई किया तो ये आपके पास इसका आंसर आया। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखिए इसमें सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट कंसीक्वेंट फ्रॉम द एंटीसीडेंट, कंसीक्वेंट को एंटीसीडेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पर b को प्लस किया था इसके साथ, यहाँ पर b को माइनस करते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, a-b c-d। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब आपके पास 2:3 है इज इक्वल टू 4:6 है, तो आप क्या करेंगे 2 - 3 रेशो 3 और 4 - 6
रेशो 6 और ये -1/3 इज इक्वल टू -2/6। ये इस तरह आपके पास क्या बनेगा, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। नेक्स्ट आपके पास इस तरह का यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे, ये एंटीसीडेंट ये कॉन्सिक्वेंट, ठीक है, तो एंटीसीडेंट से कॉन्सिक्वेंट आप माइनस करें तो आपके पास x+3 माइनस क्या करना है x+1 और फिर आपके पास क्या है, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए। देखिए आपने क्या करना है, इसमें आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको लिखे x+3 रेशो x+1, ठीक है, इज इक्वल टू 2x और रेशो x+4। अभी आपने क्या करना है, देखिए ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो हमने कहा कि पहले a माइनस b कर देना है, उसका रेशो b के साथ लेना है। फिर आपने क्या करना है, c माइनस d कर देना है, उसका रेशो d के साथ लेना है। तो सिंपल है, आपने क्या करना है, a क्या है आपके पास x+3 है, फिर माइनस करना है b क्या है आपके पास x+1 है और इज इक्वल टू 2x और इसमें से क्या माइनस करना है, x+4 माइनस करना है और फिर रेशो x+4 एज इट इज़ लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो x+3 ये -x बनेगा, ये -1 क्योंकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 2x -x -4 रेशो x+4। इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे, ये x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 इज़ इक्वल टू 2 और फिर यहाँ पर हमने मिस किया था, 1 मिनट, क्या मिस किया था, x+1 मिस किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक किया था हमने, हम इसको दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले x+3 फिर इसमें से माइनस करना है b यानी x+1 और फिर रेशो क्या लिखना है, x+1 जो हमने नहीं लिखा था, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, 2x माइनस करना है x+4 और फिर रेशो x+4। इस तरह अभी इसको सिंप्लीफाई करें, x+3 माइनस x+1 रेशो x+1 इज इक्वल टू यहाँ पर 2x, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये यहाँ पर -x -4, ये माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर रेशो x+4 कर देना है, ठीक है। अभी ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 3 में से यहाँ पर देखिए एक और मिस्टेक किया हमने, यहाँ पर इसके साथ माइनस आता है, ठीक है, ये इसके साथ माइनस आता है क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 1 माइनस करें तो बाकी 2 बचेगा और रेशो x+1 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 2x में से x माइनस करें x बच जाएगा -4 और x+4। ये आपके पास आफ्टर थ्योरम ऑफ डिविडेंडो आएगा, ठीक है। ये आपके पास थ्योरम्स थे। अभी नेक्स्ट है हमारे पास जॉइंट वेरिएशन। जॉइंट वेरिएशन किस चीज़ को कहते हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अ क्वांटिटी इज सेड टू बी इन जॉइंट वेरिएशन व्हेन इट वेरीज। एक क्वांटिटी को हम उस वक्त जॉइंट वेरिएशन में कहेंगे जब वो चेंज होगा, किस लिहाज से, डायरेक्टली विद 2 और मोर वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। उसी मतलब सेम टाइम वो 2-3 वेरिएबल्स के लिहाज से क्या होगा, चेंज होगा, यानी उसका वैल्यू 2-3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। तो फॉर एग्जांपल इफ़ अ वेरिएबल डिपेंड्स ऑन मल्टीपल वेरिएबल्स टुगेदर, मुख्तलिफ वेरिएबल्स पर एट द सेम टाइम डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब है इट इज़ कॉल्ड इन जॉइंट वेरिएशन। ये जॉइंट वेरिएशन में होगा। अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, इफ़ x वेरीज जॉइंटली एज y एंड z, अगर x y और z के लिहाज से तब्दील होता है, फॉर एग्जांपल y की वैल्यू चेंज करने से x का वैल्यू चेंज होगा, z की वैल्यू चेंज करने से x का वैल्यू चेंज होगा, तो इसका मतलब है x वेरी करेगा y और z के लिहाज से। तो आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, यानी y को चेंज करने से x चेंज होगा, y को कम करने से x कम होगा, y को बढ़ाने से x बढ़ेगा, z को कम करने से x कम होगा, y z को ज़्यादा करने से x भी ज़्यादा होगा। अभी इन दोनों को आप कंबाइन लिखेंगे तो मिलाकर आप इसको इस तरह, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ y एंड z, ये y और z के प्रोडक्ट के बतौर लिखेंगे आप इसको। देखिए ये इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। फिर आपने ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसे ख़त्म करना है, इसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, इक्वलिटी और k लगाना है, ठीक है। तो रिमूविंग प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पर क्या लगाना है, आपने इक्वलिटी और k लगाना है। अभी ये आपके पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गया है। इस इक्वेशन का हम मज़ीद इस तरह की इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उनके थ्रू हम क्वेश्चंस जॉइंट वेरिएशन के सॉल्व करेंगे। मेथड क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के का मेथड क्या है, सबसे पहला राइट द वेरिएशन स्टेटमेंट को लिखना है, यानी
जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगा उसको लिखना है। फिर उसके बाद कन्वर्ट इनटू इक्वेशन, आपने इसको जिस तरह यहाँ पर हमने एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यूज़ द वैल्यूज़, गिवन वैल्यूज़ जो आपको दिए गए होंगे उनको इस्तेमाल करना है और सबसे पहले के फाइंड करना है। फिर उन वैल्यूज़ को दोबारा सब्सटीट्यूट करना है, नए वैल्यूज़ को भी सब्सटीट्यूट करना है और आपके पास फिर जो जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको फाइंड करना है। अभी कैसे करते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इससे आइडिया हो जाएगा। द कॉस्ट प्राइस वेरीज जॉइंटली एज द नंबर ऑफ एटम्स एंड द प्राइस पर एटम। ठीक है, आपके पास एक फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ कि हमारे पास अगर एक बॉक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉक्स है पेंसिल्स का। ठीक है, ये पेंसिल्स का एक बॉक्स है, इसमें टोटल कितने, फॉर एग्जांपल अगर 4 पेंसिल है, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ एटम्स हैं और हर जो पेंसिल है उसकी कीमत अगर 10 रुपये है, ठीक है, टोटल तादाद कितनी है इनकी, 4 है। टोटल तादाद नंबर ऑफ़ पेंसिल्स इज़ इक्वल टू 4। टोटल तादाद यहाँ पर कितनी है, n इज़ इक्वल टू 4 और हर पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना है, वो 10 रुपये है। तो टोटल कॉस्ट अगर इनका फॉर एग्जांपल हम कह दें कि ये कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट इज़ 200, अगर इनका कॉस्ट क्या है 200 है, तो आप अगर इनके फॉर एग्जांपल नंबर को बढ़ाएंगे, पेंसिल्स को बढ़ाएंगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगा। अगर इनकी तादाद को सॉरी इनकी प्राइस को बढ़ाएंगे तो तब जाके ये क्या होगा, इनका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगा, जो कार्टन है या जो पैकेट है उसका कॉस्ट बढ़ेगा। देखिए मैं अभी दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, आपने समझना है। मैंने कहा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक पेंसिल का बॉक्स है जिसकी कीमत 200 रुपये है, उसमें 4 पेंसिल है और हर पेंसिल की पर आइटम प्राइस कितना है, 10 रुपये है। तो आपने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट फाइंड करना है। अगर जो नंबर है पेंसिल्स की वो 5 करे और जो प्राइस है हर पेंसिल की वो 12 करे, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पर जो पेंसिल्स हैं उनकी तादाद बढ़ाएंगे तो भी वो जो कॉस्ट है वो बढ़ेगा। अगर आप पर आइटम कीमत बढ़ाएंगे तो भी ये कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आप दोनों को बढ़ाएंगे तब जाके कॉस्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनाएं। आप क्या करेंगे, कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस पर एटम। इन दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो कॉस्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन पी। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पर मैंने कहा इज़ इक्वल टू और के लगाना है, ठीक है। तो ये सी इज़ इक्वल टू के एन पी, ये आपके पास क्या आ रहा है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्म आ रहा है। अभी इस मैथमेटिकल फॉर्म का इस्तेमाल करना है और आपने क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे आप, सबसे पहले इसमें वैल्यूज़ पुट करें। कौन कौन से वैल्यूज़ है, ये सी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है, सी आपके पास कितना है 200 इज़ इक्वल टू, के का वैल्यू नहीं है तो पहले के का वैल्यू फाइंड करेंगे, के को ऐसे रख दो। और एन का वैल्यू क्या है 4 है और पी प्राइस का पहला वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। यहाँ पर एन का वैल्यू भी आपने क्या करना है, रखना है, ठीक है। तो आपके पास इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपके पास 4 है, ठीक है। अभी आपने क्या करना है, के फाइंड करना है। तो ये आपके पास आएगा के इंटू 4 10 आर 40, ठीक है। और यहाँ पर 200, अभी दोनों साइड्स को 40 पर डिवाइड करें, दोनों साइड्स को, क्योंकि के फाइंड करना है, ठीक है। तो ये 40 40 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 4 1 आर 4 5 आर। सो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। की का वैल्यू अभी इस्तेमाल करना है और नेक्स्ट वैल्यूज पुट करके कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो अभी C इज़ इक्वल टू के एन पी, अभी कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो के का वैल्यू क्या है आपके पास 5 है, एन न्यू जो वैल्यू एन का वो भी 5 है, ये 5 आपने रखा। और फिर आपके पास जो प्राइस है वो कितना है आपके पास 12 है, ये रखा आपने। अभी यहाँ पर आपके पास 5 5 25, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 12, 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको अभी सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज़ इक्वल टू 300। सो आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो अभी कितना बनेगा, 300 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं, यानी जब आप इनकी तादाद 4 से 5 करेंगे और प्राइस 12 रुपये पर पेंसिल करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना होगा। तो ये इस तरह हम वेरिएशंस को मालूम करते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है वेरिएशंस का है, इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझने की कोशिश करना है आपने। देखिए क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स वेरीज जॉइंटली एज द लेंथ विड्थ एंड हाइट
आपके पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज़ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट कोई स्पेस ऑक्युपाई करती है, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम अगर इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये जितना भी जगह लेगा ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा। और इसका वॉल्यूम 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेंथ पर डिपेंड करता है, और फिर आपके पास ये विड्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये विड्थ पर डिपेंड करता है, और फिर ये हाइट पर भी डिपेंड करता है। तो आपके पास ये तीनों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, यानी विड्थ को कम और ज़्यादा करने से वॉल्यूम कम और ज़्यादा होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ये तीनों पर डिपेंड करता है। तो आप इन तीनों को कंबाइन इस तरह लिख सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इसको आप इक्वलिटी में चेंज करें, V इज़ इक्वल टू के एल डब्ल्यू एच। तो आपके पास जो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म है, इस केस में वो क्या बनेगा? V इज़ इक्वल टू के, ठीक है, एल डब्ल्यू और एच, इनके दरमियान अगर साइन नहीं है इसका मतलब सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। तो आपके पास ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म हुआ। अभी आपने क्या करना है, उसने कहा है कि पहला इफ़ वॉल्यूम 60 है। ठीक है, इफ़ वॉल्यूम इज़ 60, लेंथ इज़ 3, विड्थ इज़ 4, हाइट इज़ 5। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ पुट करनी है। देखिए, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सबसे पहले के मालूम करेंगे। तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि वॉल्यूम कितना है, आपके पास 60 है, तो वी की जगह पर आपने 60 लिखा। के का नहीं है वैल्यू, तो एज इट इज़ लिखा। लेंथ 3 है, विड्थ 4 है, तो 3, 4, और जो हाइट है वो 5 के बराबर है। ठीक है, आपने इस तरह इसको लिखा। ठीक है, मज़ीद आप इसको किस तरह लिखेंगे, 60 इज़ इक्वल टू 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। सो ये आपके पास 60 के आएगा। अभी दोनों साइड्स को 60 पर डिवाइड करें। ठीक है, इस साइड को 60 पर डिवाइड किया इसको, तो यहाँ से 1 आया, यानी के इज़ इक्वल टू क्या आया, 1। ये के का वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, जो इस इक्वेशन में के है उसका वैल्यू आया है। अभी दोबारा नेक्स्ट वैल्यूज़ का इस्तेमाल करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो नेक्स्ट वैल्यूज़ क्या है, फाइंड वॉल्यूम इफ़ व्हेन लेंथ इज़ 2, विड्थ इज़ 3, ठीक है, एंड हाइट इज़ 6। ये वैल्यूज़ इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू के की जगह पर 1, क्योंकि इसका वैल्यू फाइंड किया। फिर आपके पास क्या है, लेंथ, लेंथ कितना है 2, विड्थ 3, हाइट 6, 2 3 और 6 हाइट है। अभी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 2 3 ज़र 6, 6 6 ज़र 36। सो ये 36 फॉर एग्जांपल अगर क्यूब मीटर है या मीटर क्यूब है, तो आप इस तरह आपके पास ये क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, जॉइंट वेरिएशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अगर आप वर्ड प्रॉब्लम्स को पहली दफ़ा सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल लगेंगे। ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, तो चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट मेथड है, इसको भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद आज का जो लेक्चर है उसे ख़त्म करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास व्हाट इज़ के मेथड। के मेथड क्या है, के मेथड सिंपल है। द के मेथड इज़ अ शॉर्टकट टू सॉल्व प्रोपोर्शंस बाय अज्यूमिंग ईच रेशो इक्वल्स टू अ कॉमन कांस्टेंट के मेथड में हम हर रेशो को के के बराबर रखते हैं और फिर के का वैल्यू फाइंड करते हैं या उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास यहाँ पर देखें 3/x 6/10। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप इसको इस तरह लिखेंगे, ये आपके पास 3/x, ठीक है, इज़ इक्वल टू 6/10। आप इसको किस चीज़ के बराबर रख सकते हैं। अभी आपके पास ये क्या आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करें, तो के यहाँ पर क्या है, के आप इसको पहले के बराबर लिख सकते हैं, 3/x के बराबर लिख सकते हैं। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, के इज़ इक्वल टू 6/10 भी लिख सकते हैं। अभी देखिए आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, के इज़ इक्वल टू 6, 2 के टेबल पर ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो आपके पास क्या है यहाँ पर 3/6, 5/10। सो ये आपके पास क्या आया, के इज़ इक्वल टू 3/5। और यहाँ पर क्या आया है ऊपर, यहाँ पर ये के का वैल्यू है और यहाँ पर ये के का वैल्यू है। तो यहाँ पर के इज़ इक्वल टू 3/x इज़ इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है, x इज़ इक्वल टू 5 आपके पास आ रहा है। ठीक है, और k का वैल्यू आपके पास 3/5 आ रहा है। तो इस तरह हम k और x के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, आपके पास अगर यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 40/x
इज़ इक्वल टू 80:50 है, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास है एक्स का वैल्यू क्या है, ठीक है। एक तो मेथड ऊपर बताया था, एक ये मेथड है, शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये आपके पास ओवर एक्स, ये 80/50, इसको दोनों को के बराबर रख दे, ठीक है। अभी इसको अलग के बराबर रख दें, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू के, एक ये आया और दूसरा 80/50 इज इक्वल टू के। दूसरे में से आप क्या करेंगे, दूसरे में से आप फाइंड कर सकते हैं के का वैल्यू। 10 के टेबल पर इनको डिवाइड करें तो 10 8 ज़र 80, 10 5 ज़र 50, ओके। अभी आप क्या करेंगे, आप ये के बराबर आया, अभी के और किस चीज़ के बराबर है, के इसके भी बराबर है क्योंकि 40/x के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 40/x। अभी देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, के दोनों के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 5। आपके पास x का वैल्यू क्या आया, 5 आया, और k का वैल्यू आपके पास क्या है, k का वैल्यू है 8/5। इस तरह आपने क्या किया, इसको फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरह हम इनको यहाँ पर x को और k को फाइंड कर सकते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। सो आई होप सो कि दिस इज़ इनफ। जॉइंट वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो आपने करना है। डायरेक्ट और इन्वर्स जो प्रोपोर्शंस है वो भी इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है ख़ुद, ठीक है। 10th क्लास में एक चैप्टर है वेरिएशंस का, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपने ख़ुद सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता देना है। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ एंड अल्लाह हाफिज़।